नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग द्वारा किन किन रोगों में चिकित्सा की जा सकती है या विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में योग की किन क्रियाओं से हमें उस रोग को ठीक करने में क्या सहायता ले सकते हैं, चिकित्सा कार्य पर अनुसंधानरत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, संचालक या प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीता नगर, कानपुर। योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। सम्मानित अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली। साथ में सूर्या फाउंडेशन के मार्गदर्शन में NIN द्वारा शुरू हो गए भारत मुक्त, रोग मुक्त भारत अभियान का सलाहकार। मेरी धारणा है, मेरा अनुभव है कि प्राकृतिक चिकित्सा ही ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो दवा से निराश, ऑपरेशन से भयभीत रोगियों की जड़ से चिकित्सा कर सकती है। किंतु विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा में यदि हम योग साधना जोड़ दें, योगाभ्यास जोड़ दें, जो नई नई सरल चिकित्सा पद्धतियों पर मैंने खोज की है अपने गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी के माध्यम से, उसमें एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी जोड़ दिया जाए, उसमें घरेलू कुछ वनौषधियाँ जोड़ दी जाएं, उसमें मैग्नेट थेरेपी जोड़ दी जाए, उसमें लाफिंग थेरेपी जोड़ दी जाए, उसमें म्यूजिक थेरेपी जोड़ दी जाए, मंत्र योग, ध्यान योग, पॉजिटिव ऑटो सजेशन जोड़ दिया जाए, तो विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा में जो लाभ वर्षों में होता है, 6 महीने में होता है, 3 महीने में होता है, उस लाभ को हम 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में जड़ से रोग ठीक करने में प्रयोग कर सकते, लाभ उठा सकते हैं। इसी भावना से मैंने लगभग 50 किताबें लिखी, लेकिन आजकल किताब पढ़ने का कुछ प्रयोग धीमा हो रहा है। इसी भावना से वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने अनुभव पेश करता हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, और साथ में आप YouTube में जा कर के योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी पर जाएंगे तो मेरे योग शिक्षक के 40 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और जो योग शिक्षा चाहते हैं, जो योग शिक्षा का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं पर संतुष्टि नहीं है, वो अगर नियमित 1 घंटे 40 डेज तक पढ़ें
तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको लाभ, आपकी असंतुष्टि दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से आप मैग्नेट थेरेपी के मेरे 12 लेक्चर हैं योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी के नाम से, उसमें यूट्यूब में जाइए, आप 12 लेक्चर सुनिए, 2-3 बार सुनिए, 5 दिन के लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए आ जाइए। आप देखेंगे कि आप घर बैठे मैग्नेट थेरेपी सीख सकते हैं। इसी प्रकार से रेकी पर मेरी धर्मपत्नी रेकी आचार्य पूनम जी के 18 वीडियो हैं, इनको सुन करके आप रेकी के बारे में बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास 3 दिन को आ जाइए। ऐसे ही मैंने साक्षी ध्यान पर लेक्चर दिए हैं, तमाम चीज़ें प्राकृतिक चिकित्सा। हमारा एक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में का उसने बताया कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई हो रही है बहुत अच्छी होते हुए भी मैं अपने को अभाव अनुभव कर रहा था, किंतु आपके मैंने जब 30 लेक्चर नेचुरोपैथी के सुने तो मन आनंद से भर गया। इसी प्रकार से आप अन्य चीज़ें आप पाएंगे। घर बैठे आप कितने भाग्यशाली हैं। ऐसा समय तो सतयुग में भी नहीं आया, द्वापर में भी नहीं आया, सतयुग में भी नहीं आया, और ये कलयुग के जो 5000 साल बीत गए हैं, ऐसा समय आपको कलयुग में भी नहीं आया कि आप बैठे बैठे तरंगों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से, इस स्मार्टफोन के माध्यम से घर में बैठे बैठे आप पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए हमारे जैसे लोगों के पास आ करके लाभ उठा सकते हैं। अभी पिछले 1 महीने मैंने योगाभ्यास के क्लास दिए। अगर आपको घर बैठे योगाभ्यास करना है तो आप योगाभ्यास के मेरे 30 क्लासेस हैं, आप रोज़ करिए। समझिए कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप वीडियो में भी सेट कर सकते हैं यूट्यूब में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे भाग्यशाली युग में जी रहे हैं कि चाहे तो घर बैठे कुंडलनी तक जगा सकते हैं 90%, 80%, और ये ऐसा स्मार्टफोन है कि चाहे तो घर बैठे आप तबाह हो सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि धन का सदुपयोग करके आप आनंद प्राप्त कर लें, धन का दुरुपयोग करके आप महानरक में चले जाएं। स्मार्टफोन जो है ये हमारे जीवन को बदल सकता है पॉजिटिव, और अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे इसका ये आपको जो 14 नरक होते हैं हमारे यहाँ, उससे भी भयंकर नरक आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसी भावना से मैंने अनुभव किया कि आयुर्वेद की जो विद्या है ये लुप्त सी हो गई है, औषधि प्रधान रह गई है। लगभग सभी लोग बीमारी में बस औषधियों के नाम बता रहे हैं। कोई कहता है यह पियो, कोई कहता है वो पियो, इस बीमारी में ये औषधि खाओ, उस बीमारी में वो औषधि खाओ। हमारा आयुर्वेद औषधि प्रधान रह गया है। जबकि मुझे अपने बचपन की बात याद है कि हम जब कभी बीमार होते थे, हमारे गांव में एक वैद्य जी होते थे। वो सुबह के टाइम पूजा पाठ करके घर से निकलते थे। वो हर मोहल्ले में घूमते थे। जो कोई बीमार होता था तो बच्चे उनको ले जाते थे, उनको नाड़ी देख करके, बातचीत सुन करके उनको औषधि बता देते थे, परहेज बता देते कि तुम खिचड़ी खाओ, तुम चने की रोटी खाओ। मतलब वो खान पान पे और उपवास पर बहुत जोर देते थे। तुमको बुखार आ गया है, ये दवा लो, साथ में दिन भर आज भोजन न करो, या अमुक चीज़ खाओ पतला करके। और वैद्यों जो कोई उनको 1 रुपया देता था, कोई 2 रुपये देता था, कोई पंडित जी के पैर छू लेता था, सारा गांव सुखी रहता था। धीरे धीरे भारत सरकार की योजनाएं आई, वहाँ पर अस्पताल खोला गया, आयुर्वेद की दवाएं धीरे धीरे गायब हो गईं,
पेंसिलिन आया था, धीरे 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 जिस गांव में ज्वर जुखाम दस्त कब्ज के अलावा कोई बीमारी नहीं होती थी, आज वो हमारा गांव नाना प्रकार के कैंसर, लीवर खराब, यानी घर घर लगभग बड़ी बड़ी बीमारी हो गई हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि हम बहुत छोटे थे, ये बात करीबन 1960 के आसपास की है, यानी आज से लगभग 60-62 साल पहले की है। पहली बार भारत सरकार ने शराब का ठेका खोला था। बहुत लोगों ने विरोध किया, पर आप जानते हो तामसी लोगों के सामने चलता नहीं है। उस समय 4000 का सालाना का ठेका उठा था। धीरे धीरे लोग शराब पीने लगे, धीरे 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 शराब पीते पीते वहाँ गांजा का भी ठेका खुल गया, भांग का भी ठेका खुल गया। आज मैंने सुना है कि हमारे गांव का लाखों 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 रुपए का ठेका है और लगभग हर गांव में हर आदमी शराब पी रहा है, गांजा खा रहा है, फुक्की मार रहा है। मुझे नहीं पता है कि भारतवर्ष की स्वास्थ्य विभाग की ये कौन सी प्लानिंग है। तब मैंने तय किया कि हमको अपने घर घर में अपने गुरु की आज्ञा से कुछ ऐसा ज्ञान फैलाना है कि लोगों की रुचि आयुर्वेद की तरफ हो। कल मैंने आपको बताया था कि पर्दे के पीछे यौन रोग लगभग सबको है, किसी को कम, किसी को अधिक, किसी को मध्यम। बहुत कम लोग हैं जो इस सेक्स संबंधी रोगों से पीड़ित न हो। कल मैंने आपको बताया था कि शुक्र क्या होता है और ये आपका रसायन क्या होता है, बाजीकरण क्या होता है। ये सब चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं, लेकिन इसका ज्ञान नहीं फैलाया गया। आज हम आपको एक बहुत अद्भुत चीज़ बताने जा रहे हैं उस शब्दावली के माध्यम से। जब आप ज्ञान भाव प्रकाश निघंटु का अध्ययन करेंगे, या एक पुस्तक आ गई है, आज मैं अपने पुस्तकालय से निकालूंगा। मेरे गुरुदेव हैं, उनका नाम है, मेरे 25 गुरु हैं, 26वां गुरु ढूंढ रहा हूँ, मैंने रास्ता बंद नहीं किया है। जो मेरे पहले गुरु थे वो कूने हाइड्रोथेरेपी के गुरु थे। जो मेरे दूसरे गुरु थे वो आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा के मेरे गुरु डॉक्टर हीरालाल जी थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आहार ही औषधि है। काफ़ी मोटी किताब है। उन्होंने भाव प्रकाश निघंटु के आधार पर, चरक संहिता के आधार पर, अष्टांग संग्रह के आधार पर, सुश्रुत के आधार पर एक एक चीज़ों का उन्होंने श्लोक लिखा है कि हमारे आयुर्वेद का ग्रंथ, मान लो मूंग को ले लीजिए, तो मूंग के बारे में क्या क्या कहता है। इनका हम दिक्कत कोई आगे बढ़े तो ऐसे ही उन्होंने लगभग उपयोगी 100 घरेलू जड़ी बूटियों के बारे में लिखा है। तो आज हम आपको इस शब्दावली के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे कल हमने बताया, परसों इसके 1 दिन पहले बताया, 2 दिन पहले बताया, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी जड़ी बूटी के सामने, किसी खाद्य पदार्थ के सामने अगर शब्द लिखा हो यह विकासी है, और कोई शब्द लिखा हो कि यह विकासी है, विकास से बना है, विकासी, इसका मतलब होता है कि यह पदार्थ सारे शरीर में जब हम इसको खाते हैं या ले जाते हैं तो वीर में ओज होता है। जो 7वीं स्टेज वीर होता है उसमें ओज होता है। यह ओज को सुखा देता है और वीर को तत्वहीन कर देता है, लाभहीन कर देता है, उसके प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाता है। आप जब जैसे सुपारी, अगर आप सुपारी खाते हैं खाद्य के रूप में, दुर्भाग्य से मैं जिस क्षेत्र का हूँ, बुंदेलखंड का, हमीरपुर का, 24 गांव के एरिया का, वहाँ पर लगभग हर आदमी सुपारी दिन भर खाता रहता है। वहाँ सबसे ज़्यादा कुष्ठ है,
इसलिए सुपारी खाने की चीज नहीं है, सुपारी औषधि है। जब मैं सुपारी के बारे में बताऊंगा, एक निर्मली सुपारी होती है, इसको विधि विधान से इसका पेस्ट बना करके आँखों में लगाने से मोतियाबिंद नहीं होता है, और मोतियाबिंद होता है तो मोतियाबिंद कट जाता है। यह प्रयोग मैंने अपने परिवार में किया। हमारे एक परिवार में एक को मोतियाबिंद का प्रारंभ हो गया। मैंने निर्मली सुपारी का आयुर्वेद के अनुसार प्रयोग किया। डॉक्टर हैरान है कि 3 महीने में उसका मोतियाबिंद भी कट गया है। हाँ, साथ में मैंने तेल नीति कराई, रबड़ नीति कराई, जल नीति कराई और आँखों का व्यायाम भी कराया, सन का त्राटक भी कराया हरे पत्ते के माध्यम से। तो अगर ये जो सुपारी है ये खाने की चीज़ नहीं है, इसे काली मिर्च है, ये खाने की चीज़ नहीं है, इसका औषधि प्रयोग है। एक बात मैं और बता दूं, जिस चीज़ के खाने से पेट भरता है वो खाद्य पदार्थ है, यानी पेट भरने वाला खाद्य पदार्थ है। आप जीरा से पेट नहीं भर सकते, हींग से पेट नहीं भर सकते, सुपारी से पेट नहीं भर सकते, लौंग से पेट नहीं भर सकते। इनका एक औषधि प्रयोग होता है, कितनी मात्रा में लें, किसके साथ लें, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो जो लोग सुपारी खाते हैं वहाँ पर एक सरौता होता, लोग जेब में डाले रहते हैं, सुपारी खा करके उसमें चूना मिलाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं, और दिन भर मुंह में भरे रहते हैं। इस आयुर्वेद के अध्ययन के बाद मुझे मालूम कि वहाँ पर क्यों लोगों के जोड़ ढीले हैं, क्यों वहाँ पर, और हमारे यहाँ आदमी लोग प्रायः काम नहीं करते, औरतें बहुत काम करती हैं, क्योंकि वो काम के लायक ही नहीं रहते वो लोग। सुपारी खाने का बहुत खराब परंपरा है, इसलिए सुपारी के में लिखा है यह विकासी है, यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी में वीर्य है, सीमेन है, जिससे संतान उत्पत्ति होती है, वो है उसका जो ओज पोर्शन होता है, जो उसका ओज पोर्शन होता है वह नष्ट हो जाता है। अगर किसी पदार्थ के आगे लिखा हो मादक है, किसी पदार्थ के आगे लिखा हो मादक है, इसका मतलब होता है कि इसके सेवन से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं ध्यान कराते समय सिखा चुका हूँ, ध्यान साक्षी ध्यान में, कि दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आनंद मिलता है, सफल संभोग में, शराब में, ड्रग में और समाधि में। तो जब हम नियमित रूप से ये स्वास्थ्य नाशक संभोग क्रिया में लगे रहते हैं तो हमारा शरीर समय के पहले बुढ़ा हो जाता है और हमारी ताकत छिन जाती है। यही अगर हम विधि के साथ, संयम के साथ क्रिया करते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। दूसरा, जो शराब पीता है आदमी, ड्रग लेता है, गांजा लेता है, भांग लेता है, इसमें भी आदमी विचार मुक्त हो जाता है। जैसे सेक्स क्रिया में आदमी 1/100 सेकंड के लिए विचार मुक्त हो जाता है, ऐसे ड्रग लेने से आदमी घंटों विचार मुक्त हो जाता है, अपना लोन भूल जाता है आदि। लेकिन इस ड्रग लेने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और खून के रिश्तों के साथ भी अवैध संबंध जोड़ लेते हैं। अगर दुनिया में बलात्कार बचाना है, अवैध संबंध खत्म करना है, तो हमें देश से ड्रग पर बंधन लगाना पड़ेगा। तीसरा है आपका समाधि। अभी मैंने पिछली 10 क्लासेस दिए हैं समाधि के। आप समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें अगर आप एक पल को चले जाएं, एक क्षण को चले जाएं, 1 सेकंड को चले जाएं, 1 मिनट को चले जाएं, 10 मिनट को चले जाएं, तो आपका मन, आपका मस्तिष्क सकारात्मक होने लगेगा, आपका मन पवित्र होने लगेगा, आपको आत्मा से, परमात्मा से जुड़ने के बना देगा
और आप एक इंसान बनने लगेंगे, धर्म का पालन करने लगेंगे। अगर किसी शब्द के आगे मादक शब्द लिखा हो, इसका मतलब निकला इसका मस्तिष्क और बुद्धि का नाश हो जाता है। शराब, जैसे मदिरा के बारे में तो आप समझ लीजिए कि मदिरा लेने वाले धीरे धीरे चरित्रहीन हो जाते हैं। अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद हर जगह है, फलाहार वाले भी चरित्रहीन हो सकते हैं, एक अलग विषय है। तो इसलिए मदिरा लेने वालों का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनका मन भ्रष्ट हो जाता है और उनकी आत्मा बिचारी एक प्रकार से गुलाम हो जाती है कोई बुद्धि के आगे। अगर हमको देश को बचाना है तो मदिरा जैसी चीज़ें बिल्कुल बैन लगाना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग समय के पहले देश या व्यवस्था को नष्ट कर लेते हैं। अगर किसी में लिखा हो कि ये विषकारक भोजन है तो इसका मतलब होता है कि ये पदार्थ सारे शरीर के जोड़ों को ढीला करता है, कफ का तो नाश करता है, लेकिन अग्नि भी इसमें तेज होती है। लेकिन यह इसके सेवन करने से ये सारे शरीर में पहुंच करके एक एक अंगों को एकदम नष्ट कर देता है। आप देखते हैं कि जो लोग डिप्रेशन में या अन्य किसी कारण से विष ले लेते हैं तो वो प्रायः उनकी डेथ हो जाती है। डेथ इसलिए होती है कि विष अंदर जाने से हृदय को बंद कर देता है, ब्रेन को बंद कर देता है, यानी ये अंगों के काम को स्टॉप कर देता है। अगला शब्द होता है प्रभावी। जो पदार्थ अपने बल से स्रोत के दोषों को निकालने में सहायता करता है उसको प्रभावी कहते हैं। जैसे मिर्च है और बच है, जो पदार्थ अपने बल से स्रोतों में से दोषों को निकाल करके निकाल देता है, उसका नाम है प्रभावी। जैसे मिर्च है, प्रायः कुछ लोग मिर्च बहुत खाते हैं, कुछ लोग मिर्च बिल्कुल नहीं खाते हैं। वास्तव में जो हरी मिर्च है यह बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते इसको बहुत अल्प मात्रा में लिया जाए। लोग मिर्चा खाते समय कच कच मिर्चा खाने लगते हैं। ये कोई भी जड़ी बूटी है, अगर मात्रा से अधिक खाएंगे, अगर हम मिर्च का 1 दाना 2 दाना भोजन में लेते हैं तो ये हमारे अंदर के अंगों के स्रोतों को एक्टिव कर देता है। इसी प्रकार से बच नाम की जड़ी होती है, जिसके सेवन से, जिसके चूसने से अंदर के जो आर्गन्स होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी पदार्थ में अभिसंति लिखा हो, जो पदार्थ रेशे वाला होता है, कफकारी होता है और भारी होता है, रक्त बहाने वाली शिराओं को जाम करने वाला होता है, भारी पैदा कर देता है, उसे अभिसंति कहते हैं। जैसे दही को लोग बहुत अच्छा मानने लगे हैं और दही अच्छी चीज़ है भी, लेकिन दही में कुछ अवगुण हैं। जैसे ये पदार्थ जो है रेशे वाला है। जब रेशे वाला है तो ये पेट ठीक करने में सहायता करेगा। कफकारी है, अगर कफ की अवस्था में, जुखाम की अवस्था में, साइनसाइटिस की अवस्था में, दमा की अवस्था में कफ का इसको सेवन करेंगे तो कफ बढ़ेगा और इस शिराओं में जा करके हमारी शिराओं को जाम करने लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ दही को रात में खाने के लिए रोका जाता है और वैद्य लोग बताते हैं कि अगर दही में आप पानी मिला लें तो इससे दही का नुकसान कम हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ मट्ठा को श्रेष्ठ कहा गया है। मट्ठा को भूलोक का अमृत कहा गया है, लेकिन दही को अमृत नहीं कहा गया है। तो इसीलिए अब जब हम दही बोलेंगे, हमारे यहाँ भैंस पहले नहीं थी। हमारे किसी पुराने शास्त्र में देख लीजिए
कहीं भैंस नहीं मिलेगी। ये भैंस के बारे में खोज हो रही है, ये बीच में यूनान से आई है। हमारे यहाँ केवल गाय के दूध का वर्णन है, वो भी देसी गाय का। आजकल लोग पैसे के चक्कर में एक विदेशी गाय लाते हैं। विदेशी गाय का दूध तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो गाय का दूध है ही नहीं है। विदेशों में गाय को एक जंगली जानवर को क्रॉस करके बनाया गया है। हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि यह इस गाय पर बैन लगाना चाहिए। हमारे यहाँ गाय जो देशी गाय होती है, इसी गाय के दूध का हमारे यहाँ अमृत माना गया है। इस दूध को हमारे यहाँ दही को अमृत माना गया है, मट्ठे को महाअमृत माना गया है। हम विषयांतर नहीं करेंगे। दही भी 5 प्रकार का होता है। जब कभी पढ़ाएंगे, एक छाछ होता है। जब दही में हम मध देते हैं और उसका चौथाई पानी मिला देते हैं तो उसका नाम दूसरा है। जब उसका मक्खन निकाल देते हैं तो उसका नाम दूसरा है। जब उसमें पानी बढ़ा देते हैं तो उसका नाम दूसरा है। और जब हम दही से चौगुना मक्खन निकाल करके पानी मिला देते हैं, उसको छाछ कहते हैं। तो छाछ होता है। हम जब अपने गुरुदेव के साथ रहते थे तो वो एक गिलास में मट्ठा हम लोग को पिलाते थे। तब ये ज्ञान नहीं था, गुरु को तो ज्ञान था। जब हम लोग थोड़ा चौथाई मट्ठा पी लेते थे तो पानी मिला देते थे, बोले अब पियो। जब हम चौथाई मट्ठा पी लेते थे तो फिर पानी मिला देते थे, अब पियो। जब आधा पी लेते थे तो फिर पानी मिला देते थे, बोले अब पियो। हम लोग जो है एक गिलास मट्ठे के माध्यम से कम 4-5 गिलास पानी पी लेते थे। और यही हम लोगों को सुबह देते थे। और फिर 2 बजे हम लोग भोजन करते थे, कभी बीमार नहीं पड़े। अब समझ में आया कि वह छाछ हम लोगों को बना के पिलाते थे, समझे ना। और आज ये चला है नाश्ते का, बीमारी चली है। नाश्ता ही आदमी को नाश कर रहा है। हमारे एक बिटिया रानी है, पिछले 20 साल से हमारे पास है, और वह सुबह से लगा करके 2 बजे तक केवल पानी पीती है, केवल पानी पीती है, केवल पानी पीती है। और दोपहर में 2 रोटी और थोड़ी सी जो भी सब्जी बना के लाती है और वो खाती है। उसके बाद फिर वो, हम उससे कहते हैं कि तुम शाम को क्या खाती हो, कहते कुछ नहीं, पानी। विश्वास तो नहीं होता। आज 20 साल से हमारे यहाँ सेवा कर रही है बिटिया वो, और आज तक कभी भी उसको कोई बीमारी नहीं हुई है। 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ा और ना कभी कमजोरी का फील करती है। सौभाग्य से वो बहुत रईस फैमिली की नहीं है, सौभाग्य से आम आदमी तरह पढ़ी लिखी नहीं है, और इतनी अच्छी सेवा करती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज समझ में आया। वो कहती है मैं पानी को जूस मान के पीती हूँ। कभी मैं पानी पीती हूँ तो अनुभव करती हूँ कि मैं जूस पी रही हूँ अनार का, दोबारा मैं मौसम्मी का। वो कहीं उसने पढ़ लिया बचपन से। हम पानी में अगर हम कल्पना कर लें कि हम अनार का जूस पी रहे हैं, मौसम्मी का जूस पी रहे हैं, फलाने का जूस पी रहे हैं, तो लगभग वही ताकत मिलती है। ये योग की एक क्रिया है, उसको अनजाने किसी संत महात्मा से मिल गई होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दही रात को नहीं खाना चाहिए। शादी विवाह में दही मिलता है लोगों को, तो दही बहुत अच्छी होते हुए अगर आपका कफ कारक स्वभाव है तो आप दही को न लें, और लें तो उसका विधान है लेने का। उसमें जुखाम हो तो कौन सा मसाला डालें आदि। विषयांतर नहीं करेंगे विषय को। तो अगर कहीं अभिसंति लिखा हो, इसका मतलब निकला कि इसमें रेशा है, रफेज है, किंतु कफकारक है, भारी है। उसको हल्का करने के लिए हमको पानी मिलाना चाहिए। पानी के साथ में हमारे जैसे अनुभवी या किसी वैद्य से बात करना चाहिए उसमें क्या मिला है। नंबर अगला देखिए, एक शब्द आता है योग बाही। किसी चीज में लिखा हो योग बाही है, इसका मतलब होता है कि
इसका मतलब ये होता है कि जो पदार्थ अपने साथ मिले हुए द्रव्यों के गुण ग्रहण कर ले उसको योगवाही कहते हैं। जो पदार्थ अपने साथ मिले हुए द्रव्यों के गुण ग्रहण कर ले उसको योगवाही कहते हैं। जैसे शहद, अगर आप किसी औषधि में शहद मिला लेते हैं तो वह शहद औषधि का गुण ग्रहण कर लेता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम गर्म पानी नींबू में शहद मिला लेते हैं तो योगवाही स्वभाव के अनुसार से वो वजन घटाने में और सहायता करता है। तो जो पदार्थ जिस चीज में मिला दिया जाए उसका गुण ग्रहण कर ले उसको शहद कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्रायः अनुपान के रूप में भाई अमुक जो है बसंत कुसुमाकर रस है, पीस के शहद के साथ लो, योगेंद्र रस है उसको शहद मिला के लो, करेले का जूस पी रहे हो उसमें शहद मिला के लो। इसका उद्देश्य होता है कि शहद योगवाही है, यानी वह जिस चीज में मिलाया जाता है उसके गुण ग्रहण कर लेता है और उसका जब गुण ग्रहण कर लेगा तो अच्छी बात है। यद्यपि गर्म पानी नींबू से वजन घटता है, ग्रहण करने से वजन घटाने में सहायता करता है। अगर हम शहद मिला देते हैं तो शक्ति भी मिल जाती है और वजन घटाने में और सहायता करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नींबू शहद पानी भी लें, मट्ठा भी लें, सतुआ भी लें, ब्रेड भी लें। इस समय इतना सत्यानाश हो गया खाने पीने का, रईसों के तो छोड़ो, गरीब घर में भी आजकल आदमी बहुत खाने लगा है, इसलिए गरीब घर में बीमारी बढ़ गई। तो अब मैं इस समय आया हुआ, मैं प्रायः 2 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ अपवाद छोड़ करके। इसीलिए मैं कहीं शादी ब्याह में नहीं जाता हूँ कि अपना आराम से 9 बजे सो जाता हूँ, 8:30 सो जाता हूँ, अपना 2 बजे प्रातःकाल उठता हूँ। अपना पहले उठ करके मैं किंग और क्वीन करता हूँ 5 मिनट, तो इससे कब्ज टूटने में आराम मिलता है। तमाम लाभ मैंने कल बताए थे आपको। फिर मैं ठीक से हाथ धोता हूँ। आजकल हाथ धोने की बहुत अच्छी बात प्रचार की जा रही है, उसमें फार्मूला है सुमन का। आप जाड़े में गर्म पानी से कर लीजिए और नॉर्मल जो है ऐसे सु माने सीधा, उ माने उल्टा, मा माने मुट्ठी, ना माने नाखून, का माने कलाई और आ माने उंगली। इस प्रकार से जब आप ठीक से हाथ धोते हैं तो जाने अनजाने रात को किसी भी इन्फेक्शन अंग में चला गया है हाथ, आपका साफ हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना गर्म पानी करता हूँ, लगभग 1 किलो, उसमें नींबू का रस मिलाता हूँ और 25 ग्राम से 50 ग्राम शहद मिलाता हूँ 1 किलो पानी में। वो ठाठ से पी लेता हूँ, पेशाब भी खुल के होता है। फिर प्रायः अपवाद छोड़ करके 2 बजे फल खाता हूँ। न मुझे कमजोरी लगती है, न मेरे को शक्तिहीनता लगती है, न मेरा पेट खराब रहता है और न ही मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। हम लोग ठुस्सम योग में चले गए हैं, नाश्ते में ठूस ठूस के खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, आलू मिला रहे हैं, पनीर मिला रहे हैं, ऊपर से वो जाम लगा रहे हैं, अंकुरित अनाज भी खा रहे हैं। पता नहीं किन बेअकलों ने कह दिया कि नाश्ता करो ठूस करके। नाश्ते की अंग्रेजी होती है ब्रेकफास्ट, फास्ट माने उपवास। उपवास को कैसे तोड़ते हैं? इसका नाम है जलपान। जल जैसी पान खाइए। हाँ, नौजवान लोग जिनका विकास अभी होना है 25 साल तक, वो स्प्राउट ले सकते हैं। चलिए, आजकल बड़े आदमी मेवा बहुत खाने लगे हैं, सुखा के भिगो करके और पानी फेंक देते हैं और कहते हैं बड़े अक्लमंद हैं। पानी में तो अमृत होता है। गरीब लोग महुआ खा सकता है जीरी निकाल करके, जीरी नहीं निकालेगा, नशा हो जाएगा। तो इस प्रकार से योग बाही है ना। घी भी योग बाही है, एकदम मैं घी का विरोधी हूँ। जो चीज आग में पका दी जाती है उसका प्राकृतिक गुण खत्म हो जाता है, अन्य गुण हो जाता है। अगर आदमी आजकल घी बंद कर दे, मक्खन खाए ना खाए, गरी का तेल घर में निकाल ले, तेल सरसों का तेल, अलसी का तेल योग बाही है। आप रोटी चुपड़ करके जो खाते हैं
सरसों के तेल से, लाही के तेल से। मैं तो कभी कभी रोटी में सरसों का तेल लगा लेता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। और इसी प्रकार से पारा, क्योंकि पारा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पारा के बेस पे दवाएं बनाई जाती हैं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लोहा, वो भी मेरा मैं तो शाकाहारी चिकित्सा सिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से किसी पदार्थ में लिखा हो कि ये हल्का है, यानी जो पदार्थ अत्यंत पथ्यकारी हो, कफनाशक हो और शीघ्र पचने वाला हो, उसको हल्का कहते हैं या लघु कहते हैं। संस्कृत में लघु कहते हैं। और जैसे मूंग के सामने लिखा होता है लघु है। जब आप मूंग के आयुर्वेदिक गुण पढ़ेंगे तो उसमें तमाम गुण लिखा है, एक लिखा है लघु। जब चावल के आप गुण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है लघु, अर्थात ये पचने में पथ्य है, कफनाशक है और शीघ्र पच जाता है। दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज मानी गई है, वो मानी गई है खिचड़ी। खिचड़ी के बारे में ये है कि यदि आप बीमार रहते हैं, भूख नहीं लगती है, अन्न छोड़ा नहीं जाता है, तो आप बराबर 100 ग्राम 50 ग्राम चावल तो 50 ग्राम मूंग, वो भी छिलके वाली। मूंग की दाल 2 प्रकार की आती है, छिलका निकाली हुई और छिलका। ये जो खिचड़ी है ये शीघ्र पच जाती है अगर आप बहुत ठोस के ना खाएं। और एक और मजे की बात है, खिचड़ी पर मेरे गुरुदेव मुझे एक कहानी सुनाया करते थे, मुझे बहुत पसंद है। पहले आज की तरह मेडिकल सहयोग नहीं था। हम जब छोटे थे तब मेरे सामने एलोपैथिक आई थी, बोले एक पेंसिलिन नाम का इंजेक्शन आया है, कौनो भी बीमारी होए लगा देने से आदमी ठीक हो जाता है। हम लोग छोटे छोटे थे, हम समझते हैं 4-5 साल के होंगे। ये बात 54-55 की है। 1000 पावर की पेंसिलिन, 1 लाख पावर की पेंसिलिन। तब ना कोई टेस्टिंग थी, न एंटीबायोटिक थी इस प्रकार के थे जिस प्रकार से आज एलोपैथिक घर घर पहुंच गई है, उस समय नहीं थी। सन 55 के आगे मुझे याद है, 1955 के आगे हमारे गांव में शोर मचा था कि एक पेंसिलिन नाम की दवा आई है 1 लाख पावर की, कौनो बीमारी होए उसको लगा दो ठीक हो जाती है। शुरुआत यहाँ से हुई है। और वास्तव में हमारे जो वैद्य जी थे वो भी प्रभावित हो गए और वो लोगों को पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाने लगे, उसकी डिमांड बढ़ गई और लोग ठीक भी होने लगे। जो जुकाम 7 दिन में ठीक होता था वो पेंसिलिन के इंजेक्शन से 2 दिन में ठीक होने लगा। बड़ा प्रचार हुआ। कुछ दिनों बाद अखबार में आया कि पेंसिलिन का जो साइड इफेक्ट है, इसमें आदमी मर भी जाता है और बड़ी बड़ी बीमारी डेवलप होती है। ये बात दब गई और पेंसिलिन की जगह महापेंसिलिन आ गई हैं, अफीम के इंजेक्शन आ गए हैं, एंटीबायोटिक, बीमारी चाहे जो हो एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी फर्मेटिव। अरे प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। जब कूड़ा होगा, कीड़ा सड़ेगा तो उसमें कीड़े पैदा होंगे, जर्म्स पैदा होंगे, बैक्टीरिया पैदा होंगे, वायरस पैदा होंगे। ये पैदा होंगे तो सूजन बढ़ेगी, जब सूजन बढ़ेगी तो और कूड़ा बढ़ेगा। आप एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं, आराम भी मिल जाता है। एंटी इन्फ्लेमेशन दवा दे देते हैं, आराम भी मिल जाता है। एंटी फर्मेंटेटिव दवा दे देते हैं, आराम भी मिल जाता है अपवाद छोड़ करके। और उसके बाद ये जो गुर्दे खराब हो रहे हैं, ये जो लीवर खराब हो रहे हैं, ये जो पैंक्रियास खराब हो रहे हैं, ये सब जो हृदय खराब हो रहे हैं, जो लंग्स सड़ रहे हैं, ये जो ब्रेन खराब हो रहा है, सब ये बेहोशी में एंटीबायोटिक दवाओं का परिणाम है, एंटी इन्फ्लेमेशन का परिणाम है, एंटी फर्मेंटेटिव दवाओं का परिणाम है, एंटी पेन किलर का परिणाम है। अब तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि आप अपनी जीवन शैली बदलिए, अपनी भोजन शैली बदलिए, मेडिटेशन करिए, योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, घूमने जाइए। हम धन्यवाद देते हैं उन डॉक्टरों को जो इस प्रकार का संदेश अपने रोगियों को देते हैं,
जो नहीं देते हैं वो भी धीमे धीमे देने लगेंगे। वैद्यों को भी आवश्यकता है इस प्रकार की बात कहें। अगर आयुर्वेद के साथ में ये जुड़ जाएगा तो बहुत लाभ होगा। संक्षेप में आ जाइए कि एक वैद्य जी एक गांव में गए। उनका नियम था कि वो गांव गांव घूम घूम के लोगों की सेवा करते थे। हैं, उनको स्वयं एक जगह दुकान चलाने की मार्केटिंग नहीं मालूम होगी बेचारों को। पहले मार्केटिंग होती भी नहीं थी, MBA भी नहीं होते थे। अब तो MBA का महादुरुपयोग होने लगा सदुपयोग की जगह पर। तो वैद्य जी गए थे। एक आदमी पहुंचा, वो वैद्य जी से कहा, उनकी नाड़ी देखी, वैद्य जी ने उसकी बात सुनी। बोले मैं 10 साल से पेट का भयंकर रोगी हूं, वैद्य जी मुझे बचा लीजिए, बड़ी भयंकर गैस बनती है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कोई काम नहीं कर पाता हूँ। वैद्य जी ने नाड़ी देख करके उसकी बात सुन करके कोई विरेचक दवा दी होगी, जो दिया हो, मैं उसमें से भ्रम नहीं चढ़ता हूँ। कहा कि बेटा इसको 10 दिन खा लेना, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा सदा के लिए। और ये भी कहा कि खरी भूख में खाया करो, हैं, भूख से कम खाया करो, चबा के खाया करो, मल मूत्र के वेग को नहीं रोकोगे, शाकाहारी खाया करो। और उसने एक वैद्य जी ने और बता दी बहुत बढ़िया कि तुम अपनी जो है खिचड़ी में लौकी कद्दूकस से कस लो, गाजर कद्दूकस से कस लो, और ये जो हरी सब्जियां हैं, लौकी है, गाजर है, आदि सलजम है, चुकंदर है, ये जो फली सब्जियां हैं, पत्ती वाली नहीं, फली सब्जियां, पत्ती वाली पालक वालक नहीं, वो अलग विषय है। और उसने सुबह शाम खाना शुरू कर दिया। बोले यही सुबह शाम खाओ तुम। तो चावल और खिचड़ी अल्प मात्रा में बराबर मात्रा में इसको पकाया जाता है, और उसने सब्जी भी डाल दिया और खाने लगा। वैद्य जी 1 साल बाद फिर उसे गांव में आए, तो वैद्य जी के पास गया और उसने साष्टांग प्रणाम किया। बोले वैद्य जी आप भगवान हो, मेरा कोई पेट नहीं ठीक कर पाया, कोई पेट। मैंने एलोपैथी भी किया, होम्योपैथी भी किया, आयुर्वेद भी किया, जो उस समय सीसी वाला आयुर्वेद, औषधि आयुर्वेद, लेकिन वैद्य जी मैंने नेचुरोपैथी भी कराया, खूब उपवास भी किया महीनों, लेकिन मेरा पेट कोई नहीं ठीक कर पाया। तमाम विभिन्न प्रकार के योगासन भी किए, कपालभाति भी किया, लेकिन मेरा पेट ठीक नहीं हुआ। बोले वैद्य जी आप भगवान हो, मेरे घर में चलो, सब बच्चे आपको देखना चाहते हैं, हम लोग आ नहीं सकते। बोले भैया एक बात बता दो वैद्य जी, हमें खाऊं क्या? बोले क्या खा रहे हो? बोले आप खिचड़ी बता गए थे, आप मिले नहीं, तब से मैं साल भर से खिचड़ी खा रहा हूं। ये बड़ी अच्छी कथानक है। हम लोग एक दिन के, गुरुजी आज क्या है? कल खिचड़ी खाया था, आज रोटी खा ले। अरे मरो जाके, तेरे मेरा सर को खा रहे हो। अरे इतने दिन खाया है, 2, 4, 6 दिन, 10 दिन तक सब्जी कस करके, लौकी तरोई करके सब्जी, खिचड़ी और हल्की हो जाएगी, खाओ। ये छोटी सी कहानी आपको जीवन को दर्शन दे सकती है। संयम विहीन प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ नहीं होगा। संयम विहीन योगाभ्यास से आपको लाभ नहीं होगा। संयम आधार है, संयम आधार है। सेक्स ऑर्गन का संयम है ना, भोजन का संयम, ये आपको करना पड़ेगा। संयम विहीन, शोधन विहीन, धैर्य विहीन चिकित्सा नहीं होती है। इसलिए मैं रोगी को भगा देता हूँ। जब देखता हूँ कि मेरे ऊपर हावी हो रहा है, जो मैं कहता हूँ सुनता नहीं है, भैया तू जा, तेरे भाग्य में आरोग्य नहीं लिखा हुआ है ना। इसलिए आप जो है, ये जो आप मैंने बताया आपको, हल्की चीज खाओ, हल्के फल खाओ। संतरा हल्का होता है, मौसमी हल्की होती है, अंगूर हल्का नहीं होता है, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। अमरूद हल्का होता है, सेब भारी होता है, केला महाभारी होता है, कटहल बहुत भारी होता है। हम आगे चल के बताएंगे कि किस प्रकार से आप केला खाएं तो हजम हो जाए। अच्छा, तो इसलिए योग बाही। एक बात और ध्यान रखें, खिचड़ी में
1 चम्मच घी जरूर डाल लीजिए, 1 चम्मच मक्खन जरूर डाल लीजिए, आप कोई ना कोई चिकना गरी का तेल डाल लीजिए, क्योंकि खिचड़ी जो है रूक्ष होती है, जो रूक्ष होता है वो वायु कारक होती है, ध्यान रखें। खिचड़ी मूंग चावल लघु है लेकिन रूक्ष भी है, और रूक्ष चीज खाने से वायु बनती है, इसलिए आप सरसों का तेल डाल लीजिए, लाही का तेल डाल लीजिए, गरी का तेल डाल लीजिए। मैं तो घी और मक्खन के भी पक्ष में धीरे धीरे खत्म हो रहा हूँ। हमें एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, हमें धीरे धीरे घर ये सरसों का तेल, लाही का तेल, गरी का तेल, ये वेजिटेरियन ऑयल है, और ये जो घी है मक्खन है ये प्राणिज द्रव्य है, हमने शुरू में पढ़ाया है आपको। मैं मना नहीं करता हूँ अगर आपके पास, लेकिन खिचड़ी में आप थोड़ा चिकनाई डाल लीजिए, कद्दूकस के गरी डाल लीजिए, जो हल्की चीज होती है यही पेट को ठीक कर। और खिचड़ी को तो राष्ट्रीय पथ्य भोजन डिक्लेयर कर देना चाहिए। शुरू में जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने खिचड़ी के बारे में तो बड़ा लोगों ने हंसी उड़ाई है। अरे बाबा, कोई अच्छी बात कहे, हमारा दुश्मन भी अच्छी बात कहे तो हमको माननी चाहिए, हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहाँ अच्छी बात है वहाँ एक साथ रहो, जहाँ खराब बात है उसका विरोध करो। अगला है भारी, अगर किसी चीज में लिखा हो ये भारी है, गुरु है, गुरु है माने गुरु माने भारी, जो पदार्थ भारी हो वो वातनाशक होता है, पुष्टिकारक होता है, कफ भारी होता है और देर में पकने वाला है, उसे गुड़ कहते हैं। जैसे उड़द की दाल, ये गुड़ है, उड़द की दाल गुड़ है, गुड़ माने भारी है, इसको पचाने के लिए हमारी आंतें अच्छी होना चाहिए। यद्यपि आयुर्वेद में उड़द के लड्डू लिखे हैं पर बनाने का विधान है वो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। इसलिए अगर किसी में लिखा हो ये पदार्थ स्निग्ध है, ये पदार्थ स्निग्ध है माने चिकनाई युक्त है, इसका मतलब नहीं कि वातनाशक है, वीरवर्धक है, किंतु कफ कारक है। और वो पदार्थ जो है, हाँ, उसको स्निग्ध कहते हैं। स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, और जो पदार्थ स्निग्ध होता है वो वातनाशक होता है, यानी वायु को शांत करता है, वीरवर्धक है, कफ कारक है और बलवर्धक होता है, उसे स्निग्ध कहते हैं। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे गरी है, ये स्निग्ध है, इसमें चिकनाहट होती है तो गरी अब देते हैं। ऐसे तिलहन के बारे में स्निग्ध लिखा है, सरसों के बीज को स्निग्ध लिखा है, तिल्ली की व्यवस्था में स्निग्ध लिखता है। यही स्निग्ध लिखा हो मतलब ये बल कारक है, वीरवर्धक है, किंतु कफ कारक है। अब अगर कफ आपका बिगड़ा हुआ है तो कुछ दिन आपको चिकनाई नहीं लेनी चाहिए, गरी नहीं खानी चाहिए। बलवर्धक है अर्थात इसने का अर्थ चिकना है ना। अगर किसी पदार्थ में लिखा है रूक्ष, किसी पदार्थ के आगे लिखा है रूक्ष, इसका मतलब होता है कि इसमें अगर स्निग्ध पदार्थ नहीं मिलाओगे तो वायु पैदा करेगी, कफ को तो नाश करेगी लेकिन वायु पैदा करेगी। इसलिए अगर आपको वायु कारक स्वभाव नहीं है और जुखाम है तो खिचड़ी फायदा करेगी। रूक्ष का अर्थ होता है रूखा, यानी जो पदार्थ वायु को बढ़ाती है और कफ का नाश करती है। इसीलिए खिचड़ी में, खिचड़ी रूक्ष भी होती है, लघु भी होती है और पाचक भी होती है और दीपन भी होती है। जब आप मूंग और चावल के बारे में पढ़ेंगे भाव प्रकाश निघंटु में तो उसमें लिखा है रूक्ष है, रूक्ष भी है और ये लघु भी है, पाचक भी है, दीपन भी है। तो इससे वैद्य लोग जान जाते हैं। आम आदमी जब पढ़ता है तो बोले कत नहीं क्या लिखा है इसमें। और जब फिजिक्स की किताब नहीं पढ़ोगे,
अगर हाई स्कूल की किताब फिजिक्स की नहीं पढ़ोगे, सीधे इंटर की किताब पढ़ोगे तो सब तुमको समझ में नहीं आएगा। बोले ना हमने किताब इंटर की पढ़ी है ना हाई स्कूल में पढ़ी, सीधे पीएचडी किताब पढ़ने लगे फिजिक्स की, खाक समझ में आएगा तुम्हारे, हैं? तो इसीलिए एक एक स्टेप उठाया जाता है। अगर हाँ कुछ कहा क्या? अगर कहीं लिखा हो तीक्ष्ण है, किसी पदार्थ के आगे लिखा हो तीक्ष्ण है, इसका मतलब निकला ये पित्त कारक है, रस और रक्त की धातुओं को सुखाने वाला है, लेकिन ये कफ और बादी को नाश करने वाला है। तो तीक्ष्ण हो गया। इसे मिर्चा तीक्ष्ण है। ऐसे एक शब्द है संलक्षण, आधा सा ऊपर बिंदी और लक्षण, संलक्षण। इसका अर्थ होता है कि ये पतला है, चिकना है, तेल युक्त है, स्नेह युक्त है, कठिन से कठिन होने पर कठिन होने पर भी चिकना है, इसे सुलक्षण कहते हैं। इसका भी उदाहरण मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं अनावश्यक नहीं रहा हूं। स्थिर है, जिस पदार्थ के आगे लिखा हो कि स्थिर है, वो वायु और मल को रोकने वाला है, वायु और मल को रोकने वाला है। भैंस के दूध को स्थिर लिखा हुआ है। यदि उसमें भैंस नहीं थी, पर लोगों ने वर्तमान में खोज किया है, इसलिए ये वायु को रोकता है, पर ये कब्ज भी करता है। अगर किसी पदार्थ शब्द के आगे सर लिखा हो, किसी पदार्थ के आगे सर लिखा हो, तो समझ लो ये वायु और मल को प्रवृत्त करने वाला है, उसे सर कहते हैं। सर का अर्थ होता है दस्तावर। सर का एक अर्थ क्या होता है? दस्तावर। इस शब्द से में मलाई आती है, झील और तालाब का पानी आता है, और इसके बहुत अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर सर शब्द का अर्थ स्थिर से उल्टा है। यानी जहाँ स्थिर मल को रोकती है, वहीं पर ये दस्त को लाती है। जब आप अमलतास पढ़ेंगे, अमलतास के गुण पढ़ेंगे, तो उसके आगे लिखा होगा कि यह आप पदार्थ जो है सर है। सर SIR नहीं, सा सरुता वाला सा और रा। सर माने होता है दस्तावर। जब अमलतास का गुण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है ये सर है, इसका गुण एक सर भी है। सर माने जो दस्त लाने में सुविधाजनक हो। ऐसे जितनी भी विरेचक दवाएं हैं उनमें कहीं कहीं सर लिखा हुआ होता है। एक जड़ी मुझे ऐसे गुरुदेव ने बताई है, पर उसका मैं प्रयोग बहुत कम करता हूँ। उसके लिए बड़ी कायाकल्प में स्थिरता चाहिए। आजकल सबको जल्दी है, सबको जल्दी है, सबको जल्दी है, हमें जल्दी नहीं है। इसीलिए आदमी 30 साल में डायबिटीज, 40 साल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, 50 साल तक आते आते इनवैलिड हो जाते हैं। फिर बोले प्रदूषण बहुत है, जमाना बहुत खराब है, खाना शुद्ध नहीं है। मैं इसी दुनिया में रहता हूँ, इसी कानपुर में रहता हूँ, प्रदूषण के बीच रहता हूँ। मैं भी वही भोजन करता हूँ, ये आधुनिक खाद वाला, वही आधुनिक खाद की सब्जियां खाता हूँ। कहाँ से ऑर्गेनिक सब्जी लाएं? ऑर्गेनिक सब्जी तो महंगी बहुत पड़ती है, और कुछ दिन बाद वो भी ससुरा नकली बेचने लगता है। क्यों भाई? है? मैं इसी कानपुर में रहता हूँ, यही मैं पानी पी रहा हूँ जो मिल रहा है RO का। यद्यपि मैंने RO कम कर दिया है, तो इसलिए हानिकारक वातावरण में रहता हूँ, हानिकारक खाद्य पदार्थ के बीच में रहता हूँ, खाता हूँ, लेकिन बीमार क्यों नहीं पड़ता हूँ? मुझे शोधन क्रियाओं का ज्ञान हो गया है। कब बिगड़ जाए तो नीति कर लो, पेट खराब हो जाए तो बस्ती गणेश क्रिया कर लो, हैं? और पित्त गुस्सा हो जाए तो कुंजर कर लो, पसीना नहीं आता तो घर्षण कर लो। मुझे प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रियाएं, 7 क्रियाओं का ज्ञान है, और योग की 7 शोधन क्रियाओं का ज्ञान है। जो योग शिक्षक, जो योगाचार, जो डॉक्टर ऑफ योगा, नेति, बस्ती, नौली, धौती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन नहीं जानता है, उसको योग शिक्षक कहने का अधिकार नहीं है, योगाचार कहने का अधिकार नहीं है, योग चिकित्सक कहने का अधिकार नहीं है।
और जल्दी लाभ के लिए आप प्राकृतिक चिकित्सा सीखिए। एक्यूप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, मैग्नेट थेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, जड़ी बूटियां प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, हमारी हेल्पर हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में होता है कटि स्नान, उसके भी 3 भेद होते हैं। मेहन स्नान, उसके भी 3 भेद हैं। उपवास का विज्ञान, पोषण युक्त उपवास, स्टीम बाथ, मिट्टी स्नान, धूप स्नान, मालिश विज्ञान। और महिलाएं अगर चाहती मासिक धर्म खराब ना हो तो डूस सीखें। हम स्वयं के पेशाब से डूस करें, शिष्ट पिष्ट सब गायब। हम गाय के पेशाब से डूस करें, बहुत आराम मिलेगा। हम चिराता कुटकी के पानी से डूस करें, और समझ में ना आवे तो सिंपल नींबू का रस मिला करके डूस करें। डूस करने से महिलाओं का मासिक धर्म ठीक हो जाता है। डूस करने से महिलाओं का शिष्ट नहीं होने पाता। डूस करने से महिलाओं की बहुत यौन संबंधी भविष्य में कैंसर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी हमारे यहाँ आते हैं हमारे श्री फलाने जी, तो उन्होंने बताया कि हम आज से साल भर पहले हम भी आए थे और आपने मेरा 1 महीने में 18 किलो वजन घटा दिया था। मैंने उनकी विधि बताई थी, और मेरी बहू आती थी, उसके बच्चे नहीं होते थे, तो किसी महिला ने बताया था जो आपके यहाँ बच्चे सफलता मिली थी, तो मेरे आपके यहाँ 20 दिन आई और वो क्रियाएं घर में करती रही। अभी उसका 3 महीने पहले हमारे घर में एक बिटिया हुई है। बोले ये सब आपकी प्राकृतिक चिकित्सा प्लस का चमत्कार है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, उसने डूस किया, हमने कहा तुम डूस करो। बोले सिस्ट हो गया, हाँ ये हो गया, वहाँ दाने पड़ गए हैं, डॉक्टर ने कहा ये करो, ऑपरेशन करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो किताब है मेरी लिखी हुई, मेरी क्या लिखी है, माँ सरस्वती राय, काया कल्प द्वारा रोग विज्ञान, ये बाजार में किताब 600 रुपए की है। हमने तय किया है कि जो आदमी हमारे से किताब लेने आएगा उसको 400 में मिलेगी, जो डाक से मंगाएगा उसको 500 में मिलेगी, जो 3 किताबें लेगा उसको 1100 में भेजी जाएगी, जो 6 किताबें लेगा उसको 21 में भेजेंगे, और जो 10 किताबें मंगा लेगा उसको हम 3100 में भेजेंगे। डाक खर्च भी मैंने फ्री करा दिया है। ये किताब मंगाओ, मिठाई के डिब्बा के स्थान पर इस किताब को बांटो। हैं, इस किताब के बांटने से लोगों को कुछ नहीं पता, कब खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं। इसमें सारी शोधन क्रियाएं दी हुई हैं, योग की सारी नेचुरोपैथी की शोधन क्रियाएं दी हुई हैं, उपयोगी जड़ी बूटियां दी हुई हैं, मैग्नेट थेरेपी दिया हुआ है, एक्यूप्रेशर दिया हुआ है, सेक्स थेरेपी दिया हुआ है, 100 रोगों का इलाज लिखा हुआ है। हमने संकल्प किया है कि ये किताब हमको घर घर पहुंचानी है। कल अभी हमारी एक पत्नी की गुरु ने किताब हम उनको उपहार में दिए थे, हमारी वाइफ ने बताया कि हमको अभी आप 3 किताबें भेज दीजिए, हम धीरे धीरे आपको। ये इसलिए कह रहा हूँ, जब आप मुझसे किताब 3100 के लेंगे तो पैसा ऐसा नहीं बचेगा, ज्यादा बचा के करेंगे का है, बहुत बचा तो का मिला। एक प्लाट वहाँ है, एक कौन सा बिठूर में रिसोर्ट है, अब मर रहे हो कैंसर से, है ना। इसलिए इस किताब को घर घर पहुंचाना एक आंदोलन है। आप 10 किताब मंगाइए, 3 किताब मंगाइए, पहले 1 किताब मंगाइए, पढ़िए। मिठाई का डिब्बा भेजोगे 600, 800, 2000 का आता अपनी औकात के अनुसार, आता कि नहीं आता है। अब अगर मिठाई देने का बहुत शौक है तो 1 किलो गुड़ भेजो, चीनी नहीं, धीरे धीरे लौटो। तो मैं आपको बता रहा था, ये सारी बातें मैंने इस किताब में दी हैं, माँ सरस्वती ने लिखाया है। तो अब हम लोग जो है इसको समझें। अगर किसी पदार्थ में लिखा हो कि शुष्क है अर्थात सूखा है, ये द्रव का उल्टा है, अर्थात इस पदार्थ के लेने से जहाँ द्रव पदार्थ गीला करता है वहीं ये सुखाता है।
जब आप बेल के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें लिखा होता है ये शुष्क है, यानी दस्त को बांधने वाला है। मैंने अपने गुरुदेव से कहा था कि आयुर्वेद पकड़ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर आयुर्वेद पढ़ना है तो पहले चिकित्सा चंद्रोदय हरिदास गुप्ता जी का लिखा हुआ पहला भाग पढ़ो, उसमें 300 शब्दावली दी हुई हैं, पहले उन शब्दों को समझो तब आप आयुर्वेद पढ़ सकते हो। तो इसलिए जहाँ द्रव लिखा हो वो गीला करता है, जहाँ शुष्क लिखा हुआ है वो आपको सुखाता है। जैसे अगर जब पालक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इसका द्रव गुण है, द्रव गुण है, अर्थात पालक का आप जूस पिएंगे, पालक का आप सूप पिएंगे तो ये दस्त लाने में सहायता करता है। लेकिन जब बेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये पानी को सुखाता है। जैसे आपके यहाँ पानी फैल गया हो और गीला हो गया हो तो आप वाइपर से उसको सुखाते हैं, फिर एक सूखा कपड़ा से उसको आप पोंछते हैं, सूखता नहीं सूखता। अगर आप द्रव से साफ करना चाहें, दूध से साफ करना चाहें, तो आप मट्ठा से साफ करना चाहें तो नहीं साफ करेंगे। अगर हमको दस्त आ रहा है तो कौन सा जो वो पदार्थ दें जो शुष्क गुण वाला है, और अगर हमारा दस्त नहीं आ रहा है तो कौन सा पदार्थ दें कि वो द्रव गुण वाला हो। आज हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा, आज हमने इस बात को जानने की कोशिश किया कि कौन सा पदार्थ आपका कौन सा पदार्थ आपका विकासी है, कौन सा पदार्थ मादक का अर्थ क्या होता है, विकासी का अर्थ क्या होता है, विष शब्द के क्या गुण होते हैं, प्रभावी गुण के क्या होते हैं, अभियंशी गुण के क्या होते हैं, हल्का का क्या गुण होता है, योगवाही का क्या गुण होता है, भारी शब्द का क्या गुण होता है, स्निग्ध शब्द का क्या अर्थ होता है, रूप शब्द का क्या अर्थ होता है, तीर शब्द का क्या अर्थ होता है, स्थिर का क्या अर्थ होता है, सर का क्या अर्थ होता है, पिछल शब्द का क्या अर्थ होता है ना, और आपका ये मृदु का क्या होता है, ये मृदु नहीं पढ़ा आज हमने। इसी प्रकार से हमने द्रव का क्या अर्थ होता है, लघु का क्या अर्थ होता है, सूक्ष्म रूक्ष का क्या अर्थ होता है। आज हमने आपको इन शब्दों के बारे में बताया। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हमको प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटना है, हमको योग साधना की ओर लौटना है, योगा की ओर नहीं लौटना है। योगा माने केवल उल्टे पुल्टे योगासन जल्दी जल्दी। हमको व्यापारिक बोतल बंद औषधियों से बचना है ना। हमको धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ आना है, वो भी सरल आयुर्वेद की तरफ आना है। हमें प्राकृतिक सब अपना है। आज हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सुनने का पुरुषार्थ करें, लोगों को भेजें, नहीं तो तैयार रहिए। लीवर डैमेज, पैंक्रियाज डैमेज, स्प्लीन डैमेज, बकवासे में कैंसर, आंतों में कैंसर, फेफड़े में कैंसर। आप तैयार रहिए। अगर आप योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू जड़ी बूटी को नहीं समझेंगे तो इन सब चीज़ों का मुकाबला करने को तैयार रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, आशीर्वाद।